फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। मांस के छोटे-छोटे टुकड़े पड़े थे और खून की एक सूखी लकीर कमरे में रखे फ्रिज तक जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खुला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर की तरफ भागते हैं। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा, वो दिल दहला देने वाला था। नमस्कार, प्रणाम। मैं रवित क्राइम स्टोरी बाय रवित यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की सच्ची घटना बेंगलुरु के वयालिकवल इलाके के 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड का है, जहां 3 मंजिला बिल्डिंग का यह वो कमरा है जिसने अपने अंदर से एक और श्रद्धा को उगाला है। इस कमरे में रखे फ्रिज में पूरे 19 दिन तक 29 साल की महालक्ष्मी करीब 30 से 40 टुकड़े में बंद थी। 30 से 40 टुकड़े इसलिए क्योंकि कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर इस कमरे के फर्श तक पर बिखरे पड़े थे। खुद बेंगलुरु पुलिस को याद नहीं कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक वाला क्राइम सीन देखा है। शुरुआत में तो खुद पुलिस वाले इस कमरे यानी क्राइम सीन से डर के सारे उल्टे पांव लौट गए थे। कमरे में टुकड़े की सख्त में सबूत ऐसे बिखरे पड़े थे कि बेंगलुरु की फोरेंसिक टीम को भी उसे समेटने के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। दरअसल करीब 19 दिन बाद इस कमरे का दरवाज़ा बीते शनिवार यानी 21 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे खुला था। इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी एक नई किराएदार आई थी। नेपाल के रहने वाली महालक्ष्मी यहाँ अकेली रहती थी। पड़ोसी भी उसे नहीं जानते थे। वजह ये थी कि हर रोज सुबह 9:30 बजे घर से निकलती और रात को 10:30 बजे के बाद ही लौटती थी। महालक्ष्मी की माँ और बहन इसी बेंगलुरु में रहा करते हैं। 2 सितंबर के बाद अचानक महालक्ष्मी का फ़ोन बंद हो जाता है और उसकी माँ और बहन लगातार फ़ोन करते हैं पर बात नहीं होती। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसी बिल्डिंग के मालिक को शिकायत करते हैं कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। रेंट एग्रीमेंट के वक्त इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में ही रहने वाली अपनी मां और बहन का पता और फ़ोन नंबर दिया था। मकान मालिक महालक्ष्मी की मां को फ़ोन करता है और उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रही बदबू के बारे में जानकारी देता है। बीते 19 दिनों में वैसे ही महालक्ष्मी से मां की बात नहीं हुई थी। मकान मालिक की बात सुनकर वह घबरा जाती है। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी मां के पास रहती है। वो फौरन चाबी लेकर महालक्ष्मी के घर पहुंच जाती है। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाज़ा खोला जाता है, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आती है कि सभी पीछे हट जाते हैं। कुछ देर बाद हिम्मत कर फिर से वो अंदर जाते हैं। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। मांस के छोटे-छोटे टुकड़े पड़े थे और खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे फ्रिज तक जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खुला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर की तरफ भागते हैं। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा, वो दिल दहला देने वाला था। मकान मालिक सब कुछ समझ चुका था। वह फौरन पुलिस को फ़ोन करता है। आनन बानन में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। अब पुलिस कमरे में जाती है, लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि पुलिस टीम भी बाहर निकल जाती है। फिर डबल मास्क के साथ पुलिस कमरे में जाती है। फ्रिज का दरवाज़ा खुला था। सामने सब कुछ दिख रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपरी खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे। बीच के खाने में इतनी जिस्म के अलग-अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में एक सर। अब फ्रिज के बाहर पुलिस की नज़र कमरे में फर्श पर पड़ती है। फर्श पर नज़र
देखते ही खुद पुलिस वालों के पांव कांप जाते हैं। जमे हुए खून के साथ साथ छोटे छोटे मांस के टुकड़े इर्द गिर्द पड़े थे। जब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एंड सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स यानी सोको को मौके पर बुलाया जाता है। सोको के लिए ये एक अजीब क्राइम सीन था। ऐसे क्राइम सीन से सबूत बटोरना हद से ज़्यादा मुश्किल था। लिहाजा अब मदद के लिए सोको की टीम ने बोरिंग अस्पताल के मुर्दा घर के स्टाफ को बुलाया। मुर्दा घर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श तक पर बिखरे लाशों के टुकड़े को समेटा गया और इसी समेटने के दौरान ये अंदाजा हुआ कि लाश के टुकड़ों की तादाद 30 से 40 के दरमियान है। लाशों के टुकड़े समेटने के बाद जब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली, तलाशी के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर रखा एक मोबाइल मिला। ये मोबाइल महालक्ष्मी का ही था। जब मोबाइल के लिए CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग को चेक किया गया तो पता चला कि फ़ोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के बाद से ना तो इस फ़ोन से कोई कॉल किया गया और ना ही रिसीव किया गया। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के दरमियान ही हुआ है। पर सवाल ये है कि आखिर किसी ने महालक्ष्मी को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा? आखिर इससे उसकी किसी से दुश्मनी हो सकती है? वो कातिल कौन है? तो अब पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। महालक्ष्मी की मां और बहन से शुरुआती पूछताछ के बाद पता चला कि 2019 तक में पूरा परिवार नेपाल में ही रहा करता था। 2019 में ही महालक्ष्मी की हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से शादी हुई। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी की उम्मीद लिए नेपाल से बेंगलुरु पहुंचते हैं। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक नामचीन मॉल ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों बेंगलुरु के ही नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। बाद में दोनों को एक बेटी हुई। 2023 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो गए। बेटी हेमंत के साथ ही रहता था, जबकि महालक्ष्मी ने व्यालीकलम इलाके में 5 महीने पहले ही यहाँ किराए का एक कमरा ले लिया। जब वो यहाँ अकेली रहती थी, हर 15 दिन या महीने में एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाती थी। तफ्तीश के मुताबिक हेमंत और महालक्ष्मी के बीच की इस दूरी की वजह लव ट्रायंगल था। हेमंत का शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा था। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच काफ़ी झगड़ा होता और इसी झगड़े की वजह से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी के बीच काफ़ी झगड़ा होता और इसी झगड़े की वजह से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी हेमंत से अलग रहने लगी थी। कुछ महीने मां और छोटी बहन के साथ रही थी और फिर 5 महीने पहले किराए के इस घर में आ गई। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आस पास पड़ोसियों से ज़्यादा लोगों में से घुली मिली नहीं थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी। रोज़ाना सुबह 9:30 बजे काम पर चली जाती और रात को 10:30 बजे के बाद घर आती। पड़ोसियों ने कुछ मौक़ों पर एक अजनबी को महालक्ष्मी को घर से पिकअप और ड्रॉप करते ज़रूर देखा, लेकिन वो कौन है वो नहीं जानते। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो अजनबी है कौन। बैकॉल पुलिस बहुत मुमकिन है
कि महालक्ष्मी का कातिल वही अजनबी है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो अब तक महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और हेयर ड्रेसर अशरफ, जिस पर हेमंत को शक था, उससे लंबी पूछताछ कर चुकी है। लेकिन इन दोनों के मोबाइल के कॉल्स डिटेल रिकॉर्ड 2 सितंबर से 19 सितंबर तक की इनकी लोकेशन में ऐसा कुछ नहीं मिला जिनमें इन पर शक किया जा सके। तो फिर सवाल है कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है, जिसने इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया और लाश के टुकड़ों को फ्रिज में ठूंस दिया। तो बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक खुद महालक्ष्मी के मोबाइल के कॉल डिटेल से शक की सुई एक अजनबी की तरफ घूम रही है। हालांकि पुलिस उस अजनबी की जानकारी उनके पास है, उनका नाम ही उन्हें पता है। यहाँ तक कि ये भी पता है कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल जा चुका है। पुलिस इसलिए उनके नाम का फिलहाल खुलासा नहीं करनी चाहती ताकि वो अलर्ट ना हो जाए। पर बेंगलुरु पुलिस की माने तो एक बार वो शख्स हाथ आ गया तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिस तरह से लाश के टुकड़े किए गए हैं उसको देखकर भी पुलिस को अंदाजा है कि ये जल्दबाजी में नहीं हुआ है। यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली लाश के कई टुकड़े किए, यानी कत्ल के बाद भी वो कई घंटों या बहुत मुमकिन है कि पूरी रात उसी घर में रहा। हालांकि हैरानी इस बात पर है कि किसी ने उसे जाते नहीं देखा। जिस घर में महालक्ष्मी रहती थी उस बिल्डिंग के आसपास की तमाम सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने खंगाल रखी है। पुलिस की उम्मीद है कि वह वारदात की टाइमिंग को देखते हुए किसी न किसी कैमरे में वो अजनबी जरूर कैद हुआ होगा। वैसे जो पुलिस ये तक जानती हो कि कातिल भुवनेश्वर के रास्ते पहुंच चुका है, वो जाहिर है कि वह कातिल का नाम व चेहरा भी जरूर जानती होगी। लिहाजा उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्द वह चेहरा व नाम भी सामने होगा। ये क्राइम वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सचेत करने के लिए है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि वो सतर्क रहें, अलर्ट रहें। जय हिंद, जय भारत।